बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड पाकिस्तान मीडिया टुडे। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हूँ और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पे कि जो है हम अपना नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं गोट फार्मिंग का, तो उस हवाले से हमें सजेस्ट करें कि हम काम कैसे स्टार्ट करें और किन चीज़ों का ध्यान रखें। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि इज़ इट प्रॉफिटेबल और नॉट गोट फार्मिंग अगर कमर्शियली कोई करना चाह रहा है। तो देखें, इंशाल्लाह आज की वीडियो में सारी चीज़ों को लेके चलेंगे, डिस्कस करेंगे। आपको की पॉइंट्स मैं बता दूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं इन टॉपिक्स के ऊपर लास्ट ईयर वीडियो बना चुका हूँ। मेरी प्लेलिस्ट है गोट फार्मिंग की, जिसमें मैं यानी कि जो भी मैंने गोट फार्मिंग से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उसमें ऐड की हुई हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो वाली प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। 1 बाय 1 दाना कौन सा होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, सेटअप कैसे बनाना है, आपने सारी चीज़ें हैं। बट ये है कि फिर भी बहुत सारे दोस्त जो अभी जिन्होंने सब्सक्राइब किया है तो वो क्यूरियस हैं कि किस तरीके से हम जो है वो एक नया सेटअप बनाएं और ये प्रॉफिटेबल काम है कि नहीं। तो वो इंशाल्लाह हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। एंड तक देखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि भाई रैंडम बातें करने वाला हूँ, कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। जो आप लोगों के सवालात मुझे याद हैं उनके जवाब अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को मैं बताता रहूँगा। तो प्लीज़ एंड तक देखते रहिएगा ताकि कोई चीज़ मिस नहीं हो। और मज़ीद ऐसे टॉपिक्स पर वीडियोस देखने के लिए कैटल मार्केट कराची को सब्सक्राइब कर लें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये काम प्रॉफिटेबल है या नहीं है। सिंपल सा आंसर है, ये काम उस बंदे के लिए प्रॉफिटेबल है जो इस काम को फुल टाइम लेके चलना चाहता है। कमर्शियली अगर आप इस काम को करते हैं तो आपको फुल टाइम देना पड़ेगा। आप इसको एज अ पार्ट टाइम जॉब, या ये कि आपने अपने छत के ऊपर छोटा सा सेटअप बना लिया और ये सोच लिया कि ये काम खुद ब खुद होता रहेगा, आप सिर्फ दाना वाना देते रहेंगे बकरों को और साथ में आप अपनी कोई जॉब भी करते रहेंगे, तो ये काम करना बहुत मुश्किल है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, कुछ लोग इस तरीके से कर रहे हैं और प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। बट हम बात कर रहे हैं उन्होंने एवरेज, ये काम करना बहुत मुश्किल है किसी दूसरे काम के साथ। उसका रीज़न ये है कि ये लाइव स्टॉक है, ये आपकी पूरी तवज्जो मांगता है। और बकरा लाइव स्टॉक के अंदर गाय, भैंस, बैल, सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर जानवर, नाजुक जानवर है वो बकरा है। आधे से 1 घंटे के अंदर एक सेहतमंद बकरा अफारे ऐसी बीमारी में आता है, गैस हो जाती है, उसमें पेट फूल जाता है और आधे से 1 घंटे में वो मर जाता है अगर आप उसका फौरी ट्रीटमेंट ना करें। तो इसके लिए आपको फुल टाइम मौजूद होना ज़रूरी है, आपकी फुल टाइम 24/7 केयर उसकी ज़रूरी है, वरना आप इस काम को कमर्शियली एटलीस्ट लेके नहीं चल सकते। शौकिया इस काम को किया जा सकता है, यानी कि अगर आप घर पे एक छोटा मोटा सेटअप बनाते हैं। दूसरी बात, काम स्टार्ट करने के लिए आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि आप जिस इलाके के अंदर, जिस शहर में काम कर रहे हैं, वहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई रूल क्या है। कराची के अंदर अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा बकरों की डिमांड है और हर साल बढ़ती जा रही है और हर साल सप्लाई जो है बकरों की वो कम होती जा रही है। लेकिन कराची में एक बड़ा मसला ये है कि खुद से पालने में बकरा महंगा आपको बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप उसको सेल करने जाते हैं तो मंडी में जो बकरे आए हुए होते हैं, गांव वगैरह में जो पाले हुए होते हैं, उन्होंने लो कॉस्ट के ऊपर पाले हुए होते हैं, बहुत मिनिमम उनकी कॉस्ट लगी हुई होती है। तो वो बकरे वो सस्ते सेल कर रहे होते हैं, जबकि आप जब कराची से दाना खरीद रहे होते हैं और यहाँ पे फिर आप सेल करते हैं पूरा साल दाना खिला के, तो वो फिर आपकी कॉस्ट बढ़ चुकी होती है, तो वो नहीं बिक पा रहा होता। इस सिनेरियो में सिर्फ वो बंदा बेच पाता है जो बहुत पुराना फार्मर हो और उसने एक लार्ज स्केल के ऊपर काम किया हो, बहुत सारे बकरे पाले हों और यानी कि इतना ज़्यादा वो दाना मंगवाता हो कि यानी कंटेनर के कंटेनर यूँ कह लो या यूँ कह लें आपके उसके यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी की वजह से दाना उसको थोड़ा बहुत सस्ता पड़ता हो और ओवरऑल जो उसके एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा बकरों पर डिवाइड होने की वजह से रिड्यूस हो जाते हो। तो उस बंदे को ये काम प्रॉफिटेबल है, पूरा साल बकरे पाल के बेचना। वरना जो है पूरा साल बकरे आप पाल कर नहीं बेच सकते अगर आप एक छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं। फिर ये होता है कि लोग क्या करते हैं, रमज़ान से पहले यानी 3 से 4 महीने पहले बकरे ले आते हैं। कराची में सिंध की भरपूर मंडियाँ हैं, टंडो आदम है, हलानी है, दौड़ है, मुख्तलिफ मंडियाँ हैं, वहाँ से भी आपको माल मिल जाता है। और आपको कराची में भी बहुत सारी मंडियाँ हैं, लालू खेत की मंडी है, कोरंगी में मंडी लगती है, औरंगी टाउन में इतवार वाले दिन मंडी लगती है, मेमन गोट में मंडी लगती है, मलीर में, भैंस कॉलोनी में, मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो कराची में मंडियाँ लगती हैं, हर हफ्ते लगती हैं। तो वहाँ से भी आपको बकरे मिल जाते हैं, आप यहाँ से ही परचेज़ कर सकते हैं अगर आपने थोड़े बकरे परचेज़ करने हो। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी परचेज़ करनी हो तो फिर आप सिंध वाली साइड पे अंदरूनी सिंध में आप जा सकते हैं, किसी भी मंडी को कंसीडर कर सकते हैं। ये बात भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, हालांकि थोड़ा सा ऑफ टॉपिक बात जा रही है। अंदरूनी सिंध से आप ज़्यादा जब बकरे परचेज़ करने हो तभी जाएँ, ज़्यादा से मुराद है कि कम से कम भी 15-20 बकरे आपको लेने हो तो आप जाएँ,
वरना अगर आपको 10 से अंदर अंदर बकरे ख़रीदने हो तो आप कराची की किसी मंडी से ख़रीद लें या किसी फॉर्म से ख़रीद लें। उसकी वजह यह है कि जब बकरा ट्रैवल करता है, बकरा बहुत ज़्यादा नाजुक है, जब बकरा ट्रैवल करता है तो अगर मंडी में वो बीमार ना भी हो, वैसे तो मंडी में नॉर्मली बीमार या ऐब वाला नुक्स वाला माल मिलता है, प्रॉपर माल क्वालिटी में 1 नंबर माल जो होता है वो मंडी में आता ही नहीं है, बहुत शाज़ो नादिर ऐसा होता है। तो जो आपको वहाँ से आप अगर सेहतमंद भी लेकर आ रहे हैं तो कराची लाने तक कम से कम भी अगर आप टंडो आदम से भी लाते हैं तो 4-5 घंटे का सफ़र है कराची आने तक का। इस दौरान बकरा लामोहला जो है वो कुछ ना कुछ बीमारी में आता है। 10-15 बकरों में एक बकरा भी अगर आपका बीमारी में आता है और आप उसको फ़ौरन से उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते लाते के साथ ही, तो वो फिर बीमारी फैल जाती है। एक बकरा भी अगर आपके 10-15 बकरों में मर जाता है तो आपका सारा प्रॉफिट ख़त्म हो गया उसके लॉस की वजह से। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फिजिबिलिटी बनाना, एक्सपेंसेस से रिलेटेड। बग़ैर किसी यानी कि होमवर्क के, किसी भी बुक वर्क के बग़ैर लोग काम स्टार्ट करते हैं। दूसरों को देखा देखी कि ये काम कर रहा है, इतने अरसे से ये प्रॉफिट कमा रहा है और इसने इतना प्रॉफिट कर लिया तो हम भी चलो शुरू करते हैं। तो वहीं पर ही वो गलती कर जाते हैं जब उनके सामने वो छोटे छोटे छुपे हुए एक्सपेंसेस नहीं होते, हिडन एक्सपेंसेस नहीं होते, जो बाद में जब वो काम शुरू करते हैं तो उनके सामने आते हैं। फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन का खर्चा है, डिवॉर्मिंग का खर्चा है, छोटे मोटे इलाज मुआवजे होते हैं। सिर्फ इवन के 10 अगर बकरे को लग जाएँ तो उसका 100-200 रुपये का पर डे का उसका खर्चा खाली दाने से हट के वो उसके इलाज के ऊपर ट्रीटमेंट पर आ जाता है। डॉक्टर अगर आपको बुलाना पड़े, आप स्टार्ट में खुद इलाज नहीं करते, तो एटलीस्ट डॉक्टर जो है वो घर पे आने के 500 रुपये चार्ज करता है पर विजिट के। ये एटलीस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे बीमारी कोई भी हो। ज़्यादा हो तो फिर वो 1000 रुपये भी कोई डॉक्टर चार्ज कर लेता है, 1500 तक भी चार्ज कर लेता है। वो देखता है कि आप कितने पानी में हो और आपको फिर वो जज करता है। खैर, तो आपने फिजिबिलिटी बनानी है कि आपकी कॉस्ट क्या आएगी एक बकरे की पर मंथ की। मैं अपनी लास्ट ईयर की बताता चलूँ तो 3000 रुपये मंथली मुझे पड़ती थी कॉस्ट ऑन एन एवरेज, यानी कि जिसमें कोई बहुत हाई फाई दाना नहीं होता था। उसमें सिंपल 2-3 चीज़ें हैं। चने का छिलका है जिसकी इस वक्त कॉस्ट जो है वो 80-85 रुपये किलो चल रहा है। इस सीज़न में बकरा ईद में उसकी ये प्राइसिंग थी। अभी नहीं पता मुझे लेटेस्ट क्या है। गंदुम है, जो आपने गंदुम खिलानी है या तो दलिया की शक्ल में या साबुत खिलानी है। इसके अलावा जो है आपने उसको जंतर खिलानी है या लूसन खिलानी है। लूसन की गड्डी कराची में 5 रुपये की एक गड्डी चल रही है। जंतर के रेट्स 15 रुपये से 25 रुपये तक चलते हैं, वो सीज़न में वेरी करते हैं। इसके अलावा फिर और बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि सफाई सुथराई का खर्चा। अगर आपने भालू मिट्टी डलवानी है अपने सेटअप पे तो उसका खर्चा, कोई बंदा आपने अगर रख रहे हैं सैलरी के ऊपर तो उसकी सैलरी, उसके खाने पीने का खर्चा, और फिर बकरों को नहलाने धुलाने का खर्चा। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी ऐसी हैं। खुर बनवाने का खर्चा, बाल कटवाने का खर्चा, जो हमारे सामने नहीं होते। बाद में जब बकरे आ जाते हैं वो ये अखराजात हमारे ऊपर आते हैं तो हम कहते हैं यार ये तो प्रॉफिटेबल काम ही नहीं है। वो इसलिए कहते हैं हमने पहले से कोई फिजिबिलिटी, कोई खाका अपने जहन में बनाया नहीं होता और ऐसे ही हम काम स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं बकरों की बीमारियों के ऊपर। तो भाई बकरों की बीमारियां जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए और उनकी वैक्सीनेशन आपने प्रॉपर करवानी है ताकि आपके बकरे बीमारी से बचे रहें। इसके बाद आ जाता है नस्ल वाला सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आजकल पूछा जा रहा है, और इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना चुका हूँ, मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। एक कौन सी नस्ल हमने परचेज़ करनी है जो प्रॉफिटेबल हो। इसका कोई एक जवाब नहीं है। ये अगेन जवाब वेरी करता है आपके रीजन के ऊपर, आप किस इलाके में, किस शहर में रह रहे हैं और वहाँ पे किस नस्ल की ज़्यादा डिमांड है। कराची की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो अंदरून सिंध की नस्लें हैं वो तकरीबन सारी नस्लें जो हैं वो इजीली सेल आउट हो जाती हैं, चाहे वो टेडी टापरा हो, बर्बरी हो, कामोरी हो, पटेरी हो, गुलाबी हो। ये सारी नस्लें जो हैं वो अंदरून सिंध की और कराची की नस्लें हैं। ये यहाँ पर ईज़िली सेल भी हो जाती हैं, परचेज भी आप ईज़िली यहाँ से कर सकते हो। लेकिन इनके अंदर जो बड़ी नस्लें हैं, यानी कि अपना कामोरी हो गई और गुलाबी हो गई, ख़ास करके ये 2 नस्लें ज़रा नाजुक हैं और परचेजिंग के एतबार से महंगी मिलती हैं। बेचने में अगर आप इनको अच्छा तैयार नहीं करेंगे और इनमें अच्छी क्वालिटी नहीं होगी तो फिर ये इजीली बिकती नहीं है। अगर मैं ख़ासकर कामोरी या गुलाबी की बात कर रहा हूँ, अगर आपने उसको जैसा उसका हक़ अदा नहीं किया और वैसा नहीं बनाया तो फिर आपके अच्छे पैसों में सिर्फ गुलाबी होने की वजह से वो नहीं बिकेगा। बड़ा होने के बाद बच्चे अपनी ब्यूटी के ऊपर बिक जाते हैं अच्छे पैसों में, लेकिन बड़े होने के बाद अगर आप कुर्बानी के लिए पाल रहे हैं फिर उनको बेचना, अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया तो बिक जाएंगे, वरना बहुत मुश्किल है। लेकिन टेडी टापरा, बर्बरी और बिसर टापरा, ये कुछ ऐसी नस्लें हैं, या देसी टेडी और टापरा की क्रॉस या टापरे का और देसी का क्रॉस, ये ऐसी नस्लें हैं जो कि आपको ईज़िली आप परचेज़ भी कर सकते हैं, ईज़िली सेल भी हो जाएंगी, पलने के एतबार से ईज़िली पल जाएंगी, बीमारियों में कम आएंगी और दाना भी जो भी आप खिलाएंगे ईज़िली हज़म कर जाएंगी दाने को।
अच्छा, अब दाने के एतबार से एक और बात अभी जहन में आई कि सिर्फ दाना जो है वो खिलाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि दाने के अलावा आपको मिनरल मिक्सचर, आपको विटामिन के इंजेक्शंस या विटामिन के आपको ब्लॉक्स वगैरह या पाउडर फॉर्म में मिनरल मिक्सचर आपको जो है वो देना होता है जानवर को, जो कि उसकी यानी कि अंदर से इम्यूनिंग सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है और उसके जो जितने भी विटामिन्स की और मिनरल्स की डेफिशिएंसी है उसको कम करता है, तो उसको दाना लगता है। और इसके अलावा साथ साथ आपको हाजमे का कोई चूरन और इस तरह की चीज़ें भी उसको देनी होती हैं, जिसके बाद जाके जो है आपका एक प्रॉपर जानवर तैयार होता है और फिर आप एक प्रॉफिटेबल इसमें बिजनेस कर सकते हैं। बेसिक फिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो आप जो है इसके अंदर 2-4 बकरे स्टार्ट में रख के, मैक्सिमम 5 बकरे स्टार्ट में रख के उनको अच्छे से पाल के उनको टेस्ट कर सकते हैं कि अगर उसमें से एंड ऑफ द ईयर आपके सेल नहीं भी होते तो 1-2 आपने घर में कुर्बान कर लिए, 3 भी अगर आपके उसमें से सेल हो गए तो आपका एटलीस्ट नुकसान नहीं हुआ और आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगेन टेडी और टापरा जो है वो रेकमेंडेड है ब्रीड फॉर अ बिगिनर, जो अगर स्टार्ट कर रहे हैं अभी। लेकिन अगर आपने फुल फ्लैश काम करना है और एक लॉन्ग टर्म में काम करना है तो उसके लिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप अपना ब्रीडिंग सेटअप डालें एटलीस्ट 10 बकरियों से और इस मॉड्यूल के ऊपर आप काम करें। 2 साल एटलीस्ट आप वेट करें। अगर 2 साल के अंदर आपके पास उस बकरी की 2 से 3 ब्रीड्स आ जाती हैं तो आपकी इन हाउस जब ब्रीड होगी, आपको बाहर से जब बकरे ख़रीदने नहीं पड़ेंगे कुर्बानी के लिए, पालने के लिए, उन बकरों की कॉस्ट कम होगी तो वो आप इजीली अच्छे प्रॉफिट में बेच सकते हैं। ये सारा एक सिनेरियो है गोट फार्मिंग का कि अगर आपने प्रॉफिटेबल गोट फार्मिंग करनी है तो ये चंद एक चीज़ें जिनका आपने ख्याल रखना है। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती, तो उसके लिए आप काइंडली डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, उस प्लेलिस्ट के ऊपर जाएँ और एक एक टॉपिक के ऊपर वीडियो देखें। और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए कैटल मार्केट कराची को सब्सक्राइब कर लें। मुझसे कोई मशवरा लेना हो या कोई बात पूछनी हो तो व्हाट्सएप पर काइंडली रब्ता नहीं करें, वहाँ मैं जो है वो मेरा पर्सनल नंबर है, उसके ऊपर मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊँगा। इंस्टाग्राम का जो मेरा हैंडल मैं मेंशन करूँगा उसके ऊपर आप मुझे पहले फॉलो कर लें, वहाँ पर आप मुझे डीएम करें, मैसेज करें, वहाँ इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूँगा कि जितने अच्छे तरीके से असिस्ट कर सकूँ, टाइमली मैनर में आपको असिस्ट करूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए कैटल मार्केट कराची को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।